हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेपीएस प्लेटफॉर्म। आई एम विनय राजपूत एंड पिछली क्लास में मैंने बायोलॉजी पे आपसे जिक्र किया और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपसे जिक्र कर रहा हूँ। अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बात करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे जितने मैंने आपको पढ़ाए हैं। पिछली क्लास में मैंने डाइजेशन को कंप्लीट किया, ह्यूमन फिजियोलॉजी में मैंने डाइजेशन को पिछली क्लास में कंप्लीट किया। डाइजेशन में मैंने आपको एक एक पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम और साथ में उससे रिलेटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और डाइजेशन की प्रोसेस की प्रक्रिया क्या होती है वो मैंने आपको समझाया। उससे पहले मैंने आपको बेसिक्स और बायोलॉजी थोड़ी सी बात की है, आपसे पढ़ाई है, मैंने आपको पढ़ाया है। सेल के बारे में मैंने बताया आपको। जो लोग नहीं देखे हैं लेक्चर वो जाके रेफर कर सकते हैं, प्रीवियस लेक्चर्स आ चुके हैं। जेपीआईएस के इसी प्लेटफॉर्म पे आपको सीरीज मिल जाएगी साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी की। सेल मैंने पढ़ा दिया है और जितना भी मैंने पढ़ाया है मोर देन सफिशिएंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप मेंस में भी लिख सकते हैं और आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। साइटोलॉजी हो चुकी है, सेल बायोलॉजी। उसके बाद मैंने न्यूट्रिएंट्स पढ़ा दिया है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, मिनरल, सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, ये सारी पोर्शन हो चुकी है। उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी में मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम भी कंप्लीट कर दिया। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने देखा है कि जो भी आप फूड खाते हैं इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आप उसमें या तो कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, या तो प्रोटीन खा रहे हैं, फैट खा रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड है, विटामिन है, मिनरल्स एंड वाटर है। ये सारी चीजें आपके फूड का कंपोनेंट होता है। इनमें से किसी चीज को डाइजेस्ट करना होता है, किसी चीज को डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। तो डाइजेस्ट उसको करना होता है जो कॉम्प्लेक्स है, जो कॉम्प्लेक्स उसको डाइजेस्ट करना है। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड न्यूक्लिक एसिड ये कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स है, फूड सब्सटेंस है। इसको हमारी बॉडी डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकती है, डायरेक्टली हमारे बॉडी में किसी काम का नहीं है। तो इसे तोड़ना पड़ेगा, इतना तोड़ना पड़ेगा ताकि वो इतना सिंपल हो जाए, इतना साधारण हो जाए कि वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए, हमारे बॉडी में वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। इसलिए डाइजेशन करना पड़ता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ये सारी चीजें बॉडी के डायरेक्ट यूज में नहीं है, डायरेक्टली इसका कोई यूज नहीं है बॉडी का। इनडायरेक्टली अगर बात करें, धीरे धीरे जब ये डाइजेस्ट होती हैं, अगर ये डाइजेस्ट हो रही हैं, इनको आप तोड़ रहे हो तो ये अपने मोनोमर्स, अपने सिंपल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। यही डाइजेशन की प्रोसेस में आपको समझना रहता है कि कैसे कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो अंत में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज बनता है। ये प्रोसेस क्या है, अंत में बनना क्या है, एंड प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट है। उसी तरीके से प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट क्या है? प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट, अंतिम उत्पाद है वो आपका एमिनो एसिड है। न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड का एंड प्रोडक्ट है नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फोरिक एसिड एंड पेंटोस शुगर। ये इसका एंड प्रोडक्ट है। ये लेकिन प्रोसेस के थ्रू ये सारे एंड प्रोडक्ट बनते हैं। यही प्रोसेस है डाइजेशन का प्रोसेस, जो मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया। तो ये सारी चीजें आपको मैंने समझा दिया। अंत में डाइजेशन के अंत में क्या बना है? डाइजेशन के अंत में बने हैं उसके मोनोमर। कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर क्या है, यानी उसका सिंपल प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। फैटी क्या कहते हैं? फैट का बना है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। न्यूक्लिक एसिड का बना था नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर, फॉस्फोरिक एसिड। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है पिछली क्लास में। अब जो ये चीजें बन चुकी हैं, जो सिंपल फॉर्म बन चुका है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का, ये जो सिंपल फॉर्म है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज वगैरह, ये अब जाके बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे ब्लड के अंदर और लिम्फ के अंदर। जब ये ब्लड के अंदर और लिम्फ के अंदर एब्जॉर्ब होंगे तो फिर क्या होगा? फिर ये जाके सेल्स में कन्वर्ट होंगे, मतलब सेल्स में जाएंगे। ये जब बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे ब्लड में, तो ब्लड के माध्यम से ये कहां जाएंगे? सेल के अंदर जाएंगे। और सेल के अंदर जाएंगे तो फिर वहां पे स्टार्ट होता है रेस्पिरेशन की प्रोसेस। तो ये जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, जो भी आपने देखा कि डाइजेशन की प्रोसेस के दौरान ये बने हैं, टूट टूट के ये सिंपल प्रोडक्ट बना है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल एंड आपने सुना कि नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फोरिक एसिड एंड पेंटोस शुगर। ये सारी चीजें जो बनी है ये अब सिंपल फॉर्म में है और ये बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकती है और ये एब्जॉर्ब होगी। अब होगा प्रोसेस एब्जॉर्प्शन का। डाइजेशन के बाद क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है और ये ब्लड में और लिम्फ में जाएगी और ब्लड और लिम्फ के माध्यम से ये कोशिका तक पहुंचेगी और कोशिका में होगा सेलुलर रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन आज का टॉपिक है। मैंने कल इसकी शुरुआत कर दी थी पिछली क्लास में कि हम रेस्पिरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? तो ये आपने समझा कि रेस्पिरेशन की शुरुआत तब हो रही है जब डाइजेशन हुआ और डाइजेशन होने के बाद क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन होना है। एक्चुअली डाइजेशन जब हो चुका है सारी चीजों का, तो वो सिंपल प्रोडक्ट में बन चुके हैं। अब वो सिंपल जो चीजें हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज वगैरह, ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे ब्लड के अंदर और तब ये ब्लड के माध्यम से सेल में पहुंचेंगे और सेल में जाने के बाद वहां पे होगा रेस्पिरेशन,
श्वसन जिसे बोलते हैं। तो आज हमारा मेन टॉपिक है रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, या इसी को पल्मोनरी सिस्टम बोलते हैं। अभी समझ में आएगा पल्मोनरी सिस्टम क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लंग्स की स्टडी को पल्मोनोलॉजी भी बोलते हैं। लंग्स की स्टडी जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं पल्मोनोलॉजी भी बोलते हैं, इसीलिए पल्मोनरी सिस्टम बोल सकते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन, बात यहां पे ये है कि रेस्पिरेशन ब्रीदिंग क्या एक ही चीज है? नो, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग ये अलग चीज है। आमतौर पे लोग कंफ्यूज होते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। रेस्पिरेशन एक अपने आप में एक होल प्रोसेस है, इट इज ए कंप्लीट प्रोसेस। ब्रीदिंग इसका एक पार्ट है, ब्रीथ करना उसका एक पार्ट है। ब्रीथ करना मतलब सांस अंदर लेना और सांस का छोड़ना, ये है ब्रीदिंग, इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन, ठीक है। तो ये ब्रीदिंग जो होता है ये रेस्पिरेशन का ही एक भाग है। रेस्पिरेशन इज ए कंप्लीट प्रोसेस, ठीक है। तो ये रेस्पिरेशन आपको अभी समझ में आया, रेस्पिरेशन के डेफिनेशन में लिख रहा हूं। और रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस की बात की जाए, अगर फोटोसिंथेसिस की बात की जाए तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन एक दूसरे के अपोजिट है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के अपोजिट है। रेस्पिरेशन में जो हो रहा है वो फोटोसिंथेसिस में जस्ट उसका उल्टा हो रहा है। तो जो भी रेस्पिरेशन में होता है फोटोसिंथेसिस में जस्ट उसका उल्टा होता है, प्रकाश संश्लेषण में एक दूसरे का अपोजिट है कहीं ना कहीं। ये चीजें बेसिक समझ में आई। उसके बाद रेस्पिरेशन में आपको मैं एक्चुअली लंग्स के बारे में पढ़ाऊंगा। क्या हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में? रेस्पिरेशन की प्रक्रिया कैसी होती है, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे ब्रीदिंग क्या है, इसी का पार्ट है ब्रीदिंग, सांस लेना। उसके बाद हम लोग इसमें लंग्स की स्टडी करेंगे। लंग्स की बात आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा, लंग्स, ह्यूमन लंग्स की बात करेंगे। तो ह्यूमन लंग्स में 2 लोब होते हैं, उसकी बात करूंगा। 2 चैम्बर होते हैं, 2 लोब होते हैं, उसकी भी डिवीजन होती है। ह्यूमन लंग्स कहाँ पाया जाता है, थोरेसिक कैविटी क्या होता है, डायफ्राम क्या होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी क्या होता है, एब्डोमेन जिसे बोलते हैं वो क्या होता है, मीडिया स्टेनम क्या होती है, हार्ट कहाँ पाया जाता है, जिस लोकेशन में हार्ट हृदय पाया जाता है उस लोकेशन का नाम क्या है, ये भी देखेंगे। तो ये सारी चीज आपको देखना है। एयर का पैसेज, जब आपने सांस लिया तो एयर आपके नाक के माध्यम से आपके लंग्स तक पहुंचेंगे, फेफड़े तक, और वहां से वो कहां तक पहुंचता है। एक्चुअली एयर, उसमें भी ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं मैं, एयर में एक्चुअली मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं। वैसे भी जब आप ऑक्सीजन लेने की बात करते हैं तो आप सिर्फ एयर में से ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, फुल एयर को आप लेते हैं, जिसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, डस्ट भी है, सब है, CO2 भी है। आप पूरा एयर को अंदर लेते हैं, वो एयर पूरा का पूरा आपके ब्लड में भी जाता है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स, नाइट्रोजन भी ब्लड में जाता है, ऑक्सीजन भी ब्लड में जाता है, CO2 भी ब्लड में जाता है, ठीक है। उसमें ऑक्सीजन का आप यूटिलाइज करते हैं, बाकी नाइट्रोजन वगैरह घूम फिर के ब्लड से फिर वो वापस निकल जाते हैं सांस के द्वारा, एक्सेल आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एयर पूरा जाता है, सिर्फ ऑक्सीजन मत समझिएगा कि ऑक्सीजन ही ब्रीदिंग में आप लेते हो, होल एयर को आप अंदर लेते हो, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो रेस्पिरेशन को समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज रेस्पिरेशन? फर्स्ट ऑफ द पहला चीज यही है कि रेस्पिरेशन क्या है। तो मैं आपको बताऊं, मैं लंग्स वगैरह पूरा ड्रॉ करके दिखाऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होते हैं, गिल्स क्या होता है, लंग्स क्या होते हैं, इसके अलावा लंग्स के अलावा ट्रैकिया क्या होती है, इन सारी चीजों की बात मैं आपसे करूंगा। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन क्या होती है, ये सारी चीजों की बात करूंगा मैं, ठीक है। व्हाट इज रेस्पिरेशन? सिंपल भाषा में रेस्पिरेशन इज ए कैटाबोलिक प्रोसेस। कैटाबोलिक प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है कैटाबोलिक। कैटाबोलिक का मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, यहां पे चीजें टूट रही हैं। कैटाबोलिज्म का मतलब टूटना, एनाबोलिज्म का मतलब जुड़ना, और कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म जब दोनों मिल जाता है तो होता है मेटाबोलिज्म। तो मेटाबोलिज्म इक्वल टू कैटाबोलिज्म प्लस एनाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म का मतलब होता है चीजें टूट रही हैं, चीजें का डिस्ट्रक्शन होना, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, तो वो एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। रेस्पिरेशन इज ए कैटाबोलिक प्रोसेस। फूड का ब्रेकडाउन यहां पे होता है, इसका मतलब ये है फूड ब्रेकडाउन टेक्स प्लेस, फूड ब्रेकडाउन टेक्स प्लेस। आप समझ रहे हैं मतलब इसका? जो आपने डाइजेशन किया और जो आपने कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करके ग्लूकोज बनाया, फ्रक्टोज बनाया, ये बना, ये ग्लूकोज रक्त के माध्यम से, क्योंकि अब एब्जॉर्ब हो चुका है ग्लूकोज ब्लड में, और ये ब्लड के माध्यम से कहां पहुंचेगा? सेल्स के पास पहुंचेगा, और सेल में जब जाएगा तो वहां पे होगा रेस्पिरेशन की प्रक्रिया। तो रेस्पिरेशन में किसका ब्रेकडाउन हो रहा है? कौन सेल के पास पहुंचा है? ग्लूकोज। मेन जो सबस्ट्रेट होता है, मेन जो रिएक्टेंट होता है सबस्ट्रेट, वो है ग्लूकोज रेस्पिरेशन में, और ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, क्योंकि एक्चुअली ग्लूकोज ही ब्लड में गया और ब्लड के माध्यम से सेल्स के पास पहुंचा और वहां पे होगा रेस्पिरेशन। तो ग्लूकोज का टूटना होगा। टूटना किसका? ग्लूकोज का, ठीक है। ये ग्लूकोज का टूटना है, और ये इसको हम लोग ग्लाइकोलिसिस के नाम से जानते हैं, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो एक आइडिया लगा क्या हो रहा है रेस्पिरेशन में।
और मैं आपको बताऊं, रेस्पिरेशन इट इज एक्सचेंज ऑफ, ये कंप्लीट प्रोसेस है। रेस्पिरेशन एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसके अंदर में ब्रीदिंग आता है, ठीक है ना। तो रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। और बताओ थोड़ा सा डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन मैं अच्छे से लिख देता हूं ताकि रेस्पिरेशन क्लियर हो। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग अलग है, रेस्पिरेशन का एक पार्ट होता है ब्रीदिंग, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो इट इज एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, इट इज एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। ऑक्सीजन एंड CO2 का एक्सचेंज है ये बिटवीन इन्वायरमेंट एंड सेल्स ऑफ द बॉडी, एंड सेल्स, बॉडी की जो सेल्स होती हैं, सेल्स ऑफ द बॉडी। सिंपल चीज जो मैंने आपको समझाई है। तो ये किसका एक्सचेंज है? रेस्पिरेशन इट इज एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज है इन्वायरमेंट और आपके बॉडी की कोशिकाओं के बीच में, इन्वायरमेंट एंड कोशिका के बीच में CO2 एंड O2 का एक्सचेंज होना, ठीक है ना। यही है रेस्पिरेशन अगर मैं आपसे बात करूं। और सेल्स ऑफ बॉडी में होगा, जब ये सेल्स ऑफ बॉडी में O2 और CO2 का एक्सचेंज होगा तो क्या होता है, जब आपकी ऑक्सीजन सेल्स के पास पहुंचेगी, क्योंकि सेल्स एंड एनवायरनमेंट के बीच का एक्सचेंज है, तो जब एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन सेल तक पहुंचेगी फाइनली, या टिश्यू तक पहुंचेगी, तो वो टिश्यू या वो सेल उस ऑक्सीजन का यूज करेगी और फूड का ब्रेकडाउन करेगी। एंजाइमेटिकली फूड का ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ठीक है ना। तो वो वहां पे हो रहा है सेल्स के अंदर, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन यानी फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स की सहायता से। तो ये मैं अगला लिखने वाला हूं कि सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचा, अब वहां पे कोशिकाएं फूड का ब्रेकडाउन करेंगी। तो मैं लिख रहा हूं वेयर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज इज ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, वेयर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जैसे ग्लूकोज, वेयर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर ब्रेक डाउन, वहां पे तोड़ा जाएगा। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर ब्रोकन डाउन, किसकी सहायता से तोड़ेंगे? ग्लूकोज। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मतलब ग्लूकोज, याद कीजिए। ग्लूकोज एब्जॉर्ब हुआ डाइजेशन के बाद, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन हुआ, ग्लूकोज एब्जॉर्ब हुआ ब्लड में, ब्लड के माध्यम से ग्लूकोज कहां पहुंचा? सेल के पास। ग्लूकोज कहां पहुंचा? सेल के पास। और सेल के पास जब ग्लूकोज पहुंच गया तो वहां बैठा हुआ है, वहां से ऑक्सीजन जब आएगी, आप जो ऑक्सीजन लेंगे, तो जब ऑक्सीजन सेल के पास पहुंचेगी तो वो सेल उस ऑक्सीजन का यूज करके ग्लूकोज को तोड़ेगी। यही मैं लिख रहा हूं, लेकिन तोड़ेगी तो एंजाइम की सहायता से तोड़ेगी। ये एक इंपॉर्टेंट है जो मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं। ब्रोकन डाउन एंजाइमेटिकली, एंजाइम की सहायता से तोड़ा जाएगा। क्यों तोड़ा जाएगा? ग्लूकोज जब टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होती है, एटीपी बनता है, आपको पता होगा एटीपी, टू रिलीज एनर्जी। तो रेस्पिरेशन से एनर्जी निकलती है, ये एनर्जी निकली अल्टीमेटली, लेकिन कैसे प्रोसेस हुआ आपने देखा, एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन एंड CO2 का एक्सचेंज होता है एनवायरमेंट एंड सेल्स ऑफ द बॉडी, बॉडी की सेल्स एंड एनवायरमेंट के बीच में। जब ऑक्सीजन सेल्स के पास पहुंचती हैं तो सेल्स उस ऑक्सीजन का यूज करके फूड का ब्रेकडाउन करते हैं, यानी कि ग्लूकोज को तोड़ेंगे। लेकिन ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो उसके लिए एंजाइम्स की सहायता होगी, तो एंजाइमेटिकली हो रहा है रिएक्शन, और उसके बाद ग्लूकोज टूटेगा, कुछ स्टेप्स में टूटता है। तो ग्लूकोज जब टूटेगा तो अल्टीमेटली लास्ट में एनर्जी बनती है। वो है रेस्पिरेशन का मेन प्रोसेस, जो कि एटीपी के फॉर्म में होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दिस इज ऑल अबाउट रेस्पिरेशन, इट इज ए कंप्लीट प्रोसेस। और इसके अंदर में ब्रीदिंग हम पढ़ते हैं, एक पार्ट है ब्रीदिंग इसका, ठीक है ना। ब्रीदिंग इसका एक पार्ट है, नोट कीजिए, ठीक है। तो इट इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस। इट इज, अभी मैं इसको चार्ट बना दूंगा, एक साइड रेस्पिरेशन और एक इसका ही उल्टा प्रोसेस होता है, जस्ट मान लीजिए अपोजिट ही है, फोटोसिंथेसिस। दोनों को एक साथ समझ लेंगे ना। अभी हल्का फोटोसिंथेसिस मैं समझाऊंगा, उसके पहले मैंने C3 प्लांट, C4 प्लांट, जब मैंने क्लोरोप्लास्ट पढ़ाया था आपको, क्लोरोप्लास्ट, उससे ही मैंने कुछ बात की है। आज मैं फोटोसिंथेसिस की कुछ बात बताऊंगा, और उसके बाद जब रिएक्शंस की बात आएगी, डायरेक्ट रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन, उसकी बात फिर मैं आपसे करूंगा। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखते जाइए आप, स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना है, ठीक है ना। तो रेस्पिरेशन की बात करते हैं। रेस्पिरेशन में होता क्या है, जो मैंने अभी समझाया उसी को मैं आपको बता रहा हूं। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, यानी कि एयर का एक्सचेंज हो रहा है कहीं ना कहीं, है ना। एनवायरमेंट एंड सेल्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के सेल्स। तो एयर, शुरुआत करते एयर। आपने सांस लिया पूरा एयर, तो एयर को आपने इनहेल किया, ये देखिए क्या प्रोसेस हो रही है। एयर इनहेल किया आपने, एयर जब इनहेल किया तो ये कहां पहुंचेगी? लंग्स में पहुंचेगी, फेफड़े में।
लंग्स तक पहुंची एयर, आपने इनहेल किया, ब्रीद इन करना, इनहेल मतलब ब्रीद इन करना, इंस्पिरेशन कर रहे हैं, वो अभी समझेंगे हम लोग। तो एयर अंदर गई आपके नाक के माध्यम से, लंग्स तक पहुंची, लंग्स तक एयर पहुंची, एयर लंग्स तक पहुंची, उसके बाद लंग्स से एयर कहां जाएगी, ब्लड के पास जाएगी, यानी कि उसमें से O2 N2 सब ब्लड के पास जाएगा, ठीक है ना। तो लंग से ब्लड के पास पहुंच गई एयर। अब ब्लड से क्या होगा, ब्लड से हमारे ऑक्सीजन का मेनली, एयर में ऑक्सीजन का मेनली अगर बात करें, सिर्फ उसकी बात हम करें तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन होगा ब्लड से। ब्लड में ऑक्सीजन जब पहुंचेगा तो आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन होते हैं, वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराएंगे, तो वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है ब्लड के अंदर, ठीक है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होकर क्या होगा, ऑक्सीजन रीच करेगा, कहां पहुंचेगा, ऑक्सीजन रीचेस, कहां ऑक्सीजन पहुंचेगा, टिश्यू या बॉडी की सेल्स के पास पहुंचेगा, जो मैंने डेफिनेशन में लिखा है, ऑक्सीजन रीचेस ऑल टिश्यू ऑफ बॉडी, ऑल टिश्यूज ऑफ बॉडी, बॉडी के हर उत्तक के पास ऑक्सीजन पहुंच गया, यानी इनडायरेक्टली सेल्स के पास पहुंच गया, वही मैंने डेफिनेशन में लिखा भी था, ठीक है ना। तो सेल्स ऑफ बॉडी के पास पहुंच गया, उसके बाद क्या होगा, टिश्यू इसको यूटिलाइज करेगी, इस ऑक्सीजन को टिश्यू क्या करेगी, यूटिलाइज करेगी, टिश्यू यूटिलाइजेज इट, टिश्यू इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगी, उत्तक इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगी, ठीक है। टिश्यूज यूटिलाइजेज ऑक्सीजन लिख देता हूं मैं, ऑक्सीजन जो पहुंची है टिश्यू के पास, उसको टिश्यू क्या करेगी, यूटिलाइज करेगी, या सेल क्या करेगी, यूटिलाइज करेगी, ठीक है। यूटिलाइज किया, उसके बाद सेल जब यूटिलाइज करेगी तो आपको मैंने बताया कि ये प्रोसेस एंजाइमेटिकली होगा, एंजाइम के माध्यम से होगा, और इससे क्या बनेगा, एनर्जी बनेगा, ठीक है ना, मैंने आपको बताया अभी। तो सेल्स ने जब ऑक्सीजन यूटिलाइज किया तो एनर्जी भी बनी, और साथ में CO2 भी प्रोड्यूस होगा, CO2 प्रोड्यूस भी होगा, एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगा। CO2 प्रोड्यूस करेगा किसके द्वारा, बाय टिश्यू, टिश्यू CO2 भी प्रोड्यूस करेंगे, एनर्जी भी प्रोड्यूस होगा, ATP जो आप जानते हो, बट CO2 भी प्रोड्यूस होगा, देखिए CO2। अब ये CO2 प्रोड्यूस हुआ, अब ये CO2 दिया जाएगा किसको, CO2 गिवन टू द ब्लड, फिर CO2 ब्लड को वापस कर दिया जाएगा, जो CO2 बना है सेल के अंदर, उस CO2 किसको दे देंगे, ब्लड को फिर वापस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ब्लड गिव CO2 टू लंग्स, फिर ये ब्लड क्या करेगा, ये ब्लड यहां लिखता हूं मैं, CO2 गिवन टू द ब्लड, ब्लड को CO2 पहुंच जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही है। अब ये जो CO2 ब्लड में है, ये जो CO2 है, अब ये CO2 ब्लड से कहां चला जाएगा, गिवन टू द लंग्स, अब ये CO2 सीधा ब्लड से फेफड़े को दिया जाएगा, ब्लड से कहां पहुंचा, फेफड़े के पास, और उसके बाद CO2 फेफड़े से हम क्या करेंगे, बाहर की ओर एक्सेल आउट कर देंगे, बाहर की ओर एक्सपायर कर देंगे, सांस छोड़ देंगे, CO2 बाहर निकल जाएगा, यही आप जानते हैं, ये CO2 बाहर निकलता है, ठीक है ना। उसके बाद CO2 हम लोग एक्सेल आउट कर देंगे, एक्सेल आउट, CO2 हम बाहर छोड़ देंगे, तो ये सांस छोड़ देंगे, CO2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। कहां, CO2 एक्सेल आउट टू द एनवायरमेंट। तो याद कीजिए, इट इज एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, O2 आया था, एयर आया, इसमें O2 भी था, वो लंग से होते हुए, ब्लड से होते हुए टिश्यू तक पहुंचा, टिश्यू ने उस ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन किया, एनर्जी बनाया, CO2 बनाया, उस CO2 को फिर टिश्यू ने ब्लड को दिया, ये ब्लड फिर उस CO2 को लंग्स को दिया, फिर वो लंग्स के माध्यम से CO2 बाहर निकल गया। एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन एनवायरमेंट एंड द सेल्स ऑफ द बॉडी, यही तो हुआ अभी, सेल्स एंड एनवायरमेंट के बीच में O2 यहां से आया, CO2 बाहर चला गया, ये था रेस्पिरेशन, जो आमतौर पे लोग कंफ्यूज करते हैं, मैंने देखा है, दैट्स वाई मैंने थोड़ा अच्छे से समझा दिया आपको कि रेस्पिरेशन है क्या, दैट इज ऑल अबाउट द प्रोसेस रेस्पिरेशन की, ठीक है। तो ब्रीदिंग इसका एक पार्ट है, जो भी आपको मैं कराऊंगा, दिखाऊंगा भी, ठीक है ना। तो ये रेस्पिरेशन जो मैंने डेफिनेशन लिखा है ना, वो मैंने खोल के आपको दिखा दिया कि डेफिनेशन में हुआ क्या, कैसे ऑक्सीजन आया एयर के फॉर्म में और कैसे CO2 बाहर हो गया। तो एक्सचेंज ऑफ O2 हुआ एंड CO2 सेल्स एंड एनवायरमेंट के बीच में, कोशिकाओं ने ऑक्सीजन का यूज किया, एनर्जी बनाया ATP के फॉर्म में, और साथ में CO2 भी बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाया, वो कार्बन डाइऑक्साइड हमने बाहर एक्सेल आउट कर दिया, बाहर सांस छोड़ दिया, समझ में आया। अब मैं आपको रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस की यही जानकारी बता देता हूं, जितना आपको चाहिए अभी समझना, ठीक है ना, अभी जितना आपको समझना चाहिए उतना मैं आपको बता देता हूं। बाकी मैंने C3 प्लांट, C4 प्लांट और कैम प्लांट की बात मैंने की है, फोटोसिंथेसिस का ही वो पार्ट है,
और कहीं ना कहीं मैंने क्लोरोप्लास्ट जब मैंने पढ़ाया है सेल में, मैंने वहां पे जिक्र किया है, आपको मेरा लेक्चर मिल जाएगा C3 प्लांट C4 प्लांट पे, आप देख लीजिए केल्विन साइकिल क्या होती है, हेस्टलाइक साइकिल क्या होती है, मैंने पढ़ाया वहां पे बेसिक लेवल पे रेस्पिरेशन, ताकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना मिल जाए, बिकॉज डेप्थ में नहीं जाना, हमें साइकिल नहीं पढ़ना है, क्रेब्स साइकिल क्या होती है वो सब नहीं है एग्जाम में आपके, ठीक है ना। फिर भी केल्विन साइकिल क्या होती है वो आपको एग्जाम में डिटेल नहीं जानना, लेकिन बेसिक स्तर पे मैंने समझाया है। जैसे मैंने आपको रेस्पिरेशन अभी पूरा समझाया, इतने देर से मैं रेस्पिरेशन समझा रहा था। अब डिफरेंस समझ लेते हैं कि रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस में क्या अंतर होता है। थोड़ा एक दूसरे का अपोजिट है ये दोनों, ठीक है। तो पहला प्रोसेस बताइए, रेस्पिरेशन 24 घंटा होता है, अकर्स 24 आवर्स। ये तो 24 घंटा चलता है रेस्पिरेशन। जो प्रोसेस अभी तक मैंने समझाया है तो 24 घंटे का है, सांस लेने का, CO2 बाहर छोड़ने का, इस दौरान क्या क्या हो रहा है, पूरा रेस्पिरेशन है, पूरा ही रेस्पिरेशन, ठीक है। और इसी का एक पार्ट है ब्रीदिंग, ठीक है ना। अभी मैं उसको बताऊंगा, इसके बाद आएगा वो कि रेस्पिरेशन में 4 स्टेप होते हैं नॉर्मली, 4 स्टेप, उसके अंदर का एक स्टेप है ब्रीदिंग, सांस लेना। ये कब होगा फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब लाइट, तो प्रकाश संश्लेषण तभी होगा जब लाइट होगी, तो ये डे टाइम में होगा। कब, दिन के समय होगा, डे टाइम। तो ये तो दिन के समय होगा जब सूर्य की प्रकाश होगी तो फोटोसिंथेसिस होगी, पौधे प्रकाश संश्लेषण करेंगे, पहली बात। दूसरी बात याद कीजिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बताइए कैसा प्रोसेस है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, मतलब फूड का ब्रेकडाउन होता है, यानी कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, और जब ग्लूकोज टूटते हैं तो CO2 का फॉर्मेशन होता है। अभी मैंने वही दिखाया था आपको कि कैसे सेल के अंदर हमारा ग्लूकोज पहुंचा, याद है। ये मैं फिर से बार बार आपको समझा रहा हूं क्योंकि ये समझ जाए, ये प्रोसेस में लिंक किया हूं पिछली क्लास से और रेस्पिरेशन में, ये कैसे डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है, हमारे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और बाकी सारे जो सिंपल चीज हैं वो एब्जॉर्ब होंगे ब्लड के अंदर, और ब्लड के माध्यम से सेल्स के पास पहुंचेंगे। तो वही ग्लूकोज सेल के पास पहुंचा है और वही ग्लूकोज का होगा ब्रेकडाउन एंजाइम की सहायता से, और ग्लूकोज टूट के क्या बनता है सेल के अंदर, CO2 बनता है, और वही CO2 फिर ब्लड के माध्यम से हम एक्सहेल आउट कर देते हैं, जो मैंने आपको समझाया। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है, फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है, ग्लूकोज टूट रहा है और CO2 बन रहा है। तो लिखेंगे इट इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस यानी कि डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, टूट रहा है, यहां पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है कुछ, यहां पे डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। क्या टूट रहा है बता रहा हूं, टूट ये रहा है कि ग्लूकोज जो था आपका, ग्लूकोज जो सेल तक पहुंचा, ब्लड के माध्यम से कहां तक पहुंचा, सेल तक पहुंचा। ग्लूकोज कैसे बना था याद कीजिए, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ, अंत में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज भी बने हैं। तो ग्लूकोज जो है ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ, फ्रक्टोज भी हुआ, तो वो ग्लूकोज जो है वहां से ब्लड से होते हुए सेल्स के पास पहुंचा और सेल में जाके हुआ रेस्पिरेशन, यानी कि ग्लूकोज टूट रहा है, कैटाबॉलिक प्रोसेस रेस्पिरेशन। ग्लूकोज टूटेगा और टूट के अंत में क्या बनेगा बताइए, सेल के अंदर ग्लूकोज टूटेगा एंजाइम की सहायता से और बनेगा CO2, बनेगा एनर्जी, सारी चीजें बनती हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं CO2, ग्लूकोज के टूटने के बाद CO2 बना, और ये CO2 फिर हम बाहर की ओर छोड़ देते हैं, सांस, जो मैंने आपको समझाया भी था। ये हो गया दूसरा पॉइंट। इसमें मैं बताऊं आपको, ये एक प्रकार का एनाबॉलिक प्रोसेस है, ये एनाबॉलिक है, जस्ट अपोजिट लग रहा है, एनाबॉलिक प्रोसेस यानी कि एक प्रकार का कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। यहां पे कुछ कंस्ट्रक्ट हो रहा है, कुछ बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है। क्या कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो कैटाबॉलिक टूटना, एनाबॉलिक कुछ चीज का बनना, यहां पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है। क्या कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण में मैंने आपको समझाया भी था कि CO2 वहां पे जो आती है, प्लांट CO2 लेते हैं, वाटर भी होती है, वाटर भी है, बट CO2 आया और CO2 को फिक्स किया गया, किस में कन्वर्ट किया गया, किस में, ग्लूकोज के अंदर, कार्बोहाइड्रेट, याद होगा। तो CO2 यहां पे कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज में, और यहां पे ग्लूकोज टूट रहा है CO2 में, तो अपोजिट नहीं हुआ, यहां पे ग्लूकोज टूट रहा है CO2 में, तो टूटना कैटाबॉलिक प्रोसेस। यहां पे CO2 मिलके CO2 का फिक्सेशन हो रहा है, CO2 से बन रहा है कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। तो यहां पे जस्ट इसका अपोजिट है, यहां पे चीजें निर्माण हो रही है, CO2 से ग्लूकोज बन रहा है, यहां पे ग्लूकोज से CO2 बन रहा है, जस्ट अपोजिट है दोनों में। यहां ग्लूकोज टूट रहा है, यहां ग्लूकोज बन रहा है, बन भी रहा है तो CO2 से ही बन रहा है, CO2 से ग्लूकोज का बनना, कार्बोहाइड्रेट का बनना। ये प्रोसेस मैंने फोटोसिंथेसिस में हल्का सा बताया भी था जब मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट पढ़ाया है, वो देख सकते हैं। बाकी डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में जिक्र करना है मुझे, बट अंतर समझ में आ रहा है। ग्लूकोज से CO2 बना टूट के, और यहां पे CO2 से ग्लूकोज बना, चीजों का कंस्ट्रक्शन हुआ है, ग्लूकोज यहां पे बना है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस है।
समझ में आया? 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट बात करते हैं, ये एक प्रकार का ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन चाहिए, आपने ऑक्सीजन लिया, वो ऑक्सीजन ब्लड के माध्यम से सेल्स के पास पहुंचा और सेल्स ने उस ऑक्सीजन का यूज किया और तब ग्लूकोज को तोड़ा। ये ग्लूकोज टूटा भी है तो ऑक्सीजन की सहायता से टूटा है। दैट्स व्हाई इट इज ए ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। यहां पे चीजें टूट रही हैं, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है ये, ठीक है। और इसकी बात करें अगला पॉइंट, तीसरे पॉइंट में फोटोसिंथेसिस। अब ये शायद आपको पता ना हो, मे भी बहुत लोग हो सकता है ना पता हो, केमिस्ट्री की बातें हैं। एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, एक रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस अगर किसी जगह पे हो रहा है तो दोनों को मिला के बोलते हैं रिडॉक्स प्रोसेस। और फोटोसिंथेसिस में दोनों प्रोसेस होते हैं, ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, दोनों को मिला के बोलते हैं रिडॉक्स प्रोसेस। रिडॉक्स, यहां पे रिडॉक्स प्रोसेस हो रही है, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, बट वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीजन हो रहा है, यहां पे ऑक्सीडेटिव, यहां पे रिडॉक्स प्रोसेस हो रही है। रिडॉक्स का मतलब भी समझ में आ रहा होगा, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों यहां पे हो रही है फोटोसिंथेसिस में, समझ में आ रहा होगा। हल्का से रिडक्शन सुना होगा, ऑक्सीडेशन सुना होगा, ऑक्सीकरण वगैरह नहीं सुना होगा, नहीं डिटेल में जानते हैं तो आप लगे रहें साथ में, केमिस्ट्री में समझा दूंगा, बट एक अंतर तो समझ में आ रहा है ना आपको। तीसरा, चौथा बात करते हैं, यहां पे एक्चुअली क्या बन रहा है, यहां पे जो लास्ट में अंततः CO2 का रिलीज हो रहा है, तो ग्लूकोज टूट के CO2 रिलीज हो रहा है और वही आप सांस से बाहर छोड़ देते हैं CO2। यहां पे क्या हो रहा है चौथे में, यहां पे आपको पता है प्रकाश संश्लेषण में O2 रिलीज होता है, हर पौधे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तभी तो बोलते हैं पेड़ पौधे लगाओ, ऑक्सीजन रिलीज होगा, वहां पे अच्छा वातावरण होगा, शुद्ध वातावरण होगा, ऑक्सीजन रिच वातावरण होगा, यानी कि ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में, वो CO2 ये ऑक्सीजन। जब CO2 से ग्लूकोज बनता है ना, वाटर भी इसमें जुड़ता है, बहुत सी चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए, मैंने आपको लाइट में समझाया है। ग्लूकोज बनता है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी निकलती है, तो वही मैंने बताया है कि CO2 से ग्लूकोज भी बनेगा, ऑक्सीजन भी निकलेगी, वो ऑक्सीजन मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि हाँ फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। और बताऊं, इस रेस्पिरेशन प्रोसेस में कैटाबोलिक प्रोसेस है। कैटाबोलिक प्रोसेस का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हमें एनर्जी देनी पड़ेगी कि लेनी पड़ेगी, ये आपको समझना है, एनर्जी दे रहे हैं कि ले रहे हैं। तो उस प्रोसेस का नाम है कहीं ना कहीं यहाँ पे कि यहाँ पे ये एक्सर्गोनिक प्रोसेस है, EXERGONIC, एक्सर्गोनिक प्रोसेस बता रहा हूं, एक्सर्गोनिक प्रोसेस EXERGONIC मतलब क्या है समझा रहा हूं मैं। देखिए यहां पे एनर्जी बहुत निकलती है, एटीपी के फॉर्म में, तो एक्सर्गोनिक में एटीपी बन रहा है प्लस हीट भी बनता है, हीट भी रिलीज होती है, तो एटीपी प्लस हीट का यहां पे रिलीज हो रहा है, हीट भी यहां पे रिलीज हो रहा है, दैट इज द एक्सर्गोनिक प्रोसेस। एटीपी भी बन रही है और हीट भी बन रहा है। आपको मैंने पहले बताया था एनर्जी बनती है लास्ट में अंततः, और CO2 भी बनता है जो मैंने आपको पढ़ा दिया। तो एक्सर्गोनिक प्रोसेस है, एटीपी भी बन रहा है, एनर्जी मॉलिक्यूल, एंड साथ में हीट भी रिलीज हो रहा है। अगर इसकी बात करेंगे तो फोटोसिंथेसिस एक प्रकार का एंडरगोनिक प्रोसेस है, वो एक्सर्गोनिक है, ये एंडरगोनिक प्रोसेस है, एंडरगोनिक प्रोसेस। एंडरगोनिक, इसका मतलब क्या होता है, एंडरगोनिक का मतलब यहां पे होता है, एंडरगोनिक का मतलब कि सोलर एनर्जी का यूज कर रहे हैं, एनर्जी यूज कर रहे हैं, सोलर एनर्जी यूज करता है ना, और ये एनर्जी यहां पे रिलीज कर रहा है एटीपी के फॉर्म में, एनर्जी रिलीज हो रही है, हीट भी रिलीज हो रही है, यहां पे सोलर एनर्जी का यूज कर रहे हैं, तो सोलर एनर्जी का हम लोग यूज कर रहे हैं, सोलर एनर्जी यूज, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एंडरगोनिक प्रोसेस, ठीक है। सोलर एनर्जी का यूज हो रहा है, बेसिक लेवल में मैंने आपको समझाया है, इसमें भी कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पे एटीपी बनता है, बट अभी आप होल्ड करके रखेंगे। यहां पे एटीपी बना और हीट बना, हीट इवॉल्व हुआ बाहर, एक्सर्गोनिक। एंडरगोनिक सोलर एनर्जी का यूज कर रहे हैं, तो एंडरगोनिक प्रोसेस, तो सोलर एनर्जी के सहायता से ही तो फोटोसिंथेसिस होती है ना, लाइट जब आती है तो बस यही एक बेसिक डिफरेंस है रेस्पिरेशन में और फोटोसिंथेसिस में, समझ में आया। तो एटीपी प्लस हीट का इवॉल्व हो रहा है, हीट इवॉल्व ऐसे लिख देंगे तो ऐसा समझ में आएगा, हीट भी रिलीज हो रही है, ठीक है ना, इसमें रेस्पिरेशन में। तो ये हो गया बेसिक आपका रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस की बेसिक जानकारी। साथ में आपने रेस्पिरेशन भी समझ लिया, टोटल रेस्पिरेशन एक कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है उसने आपको पूरा आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। रेस्पिरेशन एज ए कंप्लीट प्रोसेस क्या होती है वो भी समझ लिया, और डिफरेंस भी समझ लिया, प्रकाश संश्लेषण में और श्वसन में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे एटीपी बन रही है, हीट रिलीज हो रही है, यहाँ पे सोलर एनर्जी यूज हो रही है, तो हम लोग बोलते हैं एंडरगोनिक प्रोसेस है। बाकी रेस्पिरेशन में और फोटोसिंथेसिस में और भी डिफरेंस हो सकते हैं, बट फोटोसिंथेसिस हम लोग पढ़ेंगे बाद में। डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन क्या होती है,
कैसे वहां पे CO2 फिक्स होके कार्बोहाइड्रेट बनता है, ग्लूकोज बनता है, मतलब कैसे ऑक्सीजन रिलीज होती है, कहां से ऑक्सीजन रिलीज होती है, CO2 से रिलीज होती है कि वाटर से रिलीज होता है, ऑक्सीजन जो निकलती है ना फोटोसिंथेसिस में कहां से निकल रहा है, CO2 से या वाटर से, CO2 टूट के निकल रहा है या वाटर टूट के निकल रहा है। ये सारी चीजें हैं जो आपको मैं धीरे धीरे बताता जाऊंगा। बेसिक लेवल पे मैंने डिफरेंस बता दिया आपको। आगे चलते हैं। तो ये रेस्पिरेशन की बेसिक जानकारी थी जो मैंने आपको समझाया है। अब मैं आपको बेसिक स्तर पे एक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि रेस्पिरेशन है क्या। उसमें मैं आपको बताता हूं कि रेस्पिरेशन में हम लोग कुछ प्रोसेस को इन्वॉल्व करते हैं, रेस्पिरेशन में कुछ प्रोसेस को इन्वॉल्व करते हैं, और उसको समझना है तो पहले मैं आपको बताता हूं कि कितने प्रकार के रिएक्शंस हो रहे हैं। तो रेस्पिरेशन इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस, समझ में आया, फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है, और रेस्पिरेशन में भी एनाएरोबिक एरोबिक दोनों हो सकते हैं। तो रेस्पिरेशन में भी एरोबिक एंड एरोबिक। एरोबिक का मतलब कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपलब्धता है, ऑक्सीजन का प्रेजेंस है तो हो रहा है। एनाएरोबिक का मतलब विदाउट ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन नहीं है तो प्रोसेस बोलेंगे एनाएरोबिक। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है बोलेंगे एरोबिक। दोनों हो सकता है रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, दोनों प्रकार के रेस्पिरेशन इट इज पॉसिबल, दोनों ही पॉसिबल है, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, एरोबिक एंड एनाएरोबिक। अब मैं बताऊं आपको एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो शायद इसकी डिटेल में आपको नहीं जानना है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं, ये भी दो प्रकार का होता है। एरोबिक वाला दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, बट इसको नहीं जानना है आपको इस डिटेलिंग में, ठीक है ना। बट ये भी दो प्रकार के होते हैं, एरोबिक, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट रेस्पिरेशन एंड इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं एनाएरोबिक के बारे में। पहले एनाएरोबिक की बात कर ले, क्योंकि हमें एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, एन एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है ये आपको पता है, मैंने बताया इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। तो देखिए क्या होगा, इट अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये कब होता है, इट अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ऑक्सीजन की कमी में होता है, ठीक है। और यहां पे देयर इज ए नेट गेन ऑफ 2 ATP, यहां पे आपको 2 ATP मिलती है, ठीक है। ये क्वेश्चन है एमपीपीसी फॉरेस्ट में, इस बार आया है क्वेश्चन, फॉरेस्ट के अंदर कितनी बार आ चुका है कि रेस्पिरेशन जब एनाएरोबिक होगा तो कितनी एनर्जी मिलेगी, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो कितनी एनर्जी मिलेगी, ये सारी बात। एनर्जी मतलब ATP, और रेस्पिरेशन में ATP बनता है, अभी मैंने समझाया, एक्सर्गोनिक प्रोसेस अभी मैंने समझाया, ठीक है। और हीट भी रिलीज होती है, हीट, उष्मा। इट अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और देयर इज ए नेट गेन ऑफ 2 ATP। इसमें क्या होता है, देयर इज ए नेट गेन ऑफ, नेट आपको कितना ATP मिलेगा, नेट गेन ऑफ 2 ATP। अब 2 ATP के साथ और क्या चीज मिलता है, ये भी बात है। अगर यही रेस्पिरेशन एनाएरोबिक प्लांट में हो रहा है तो 2 ATP के साथ इथाइल अल्कोहल भी बन जाएगी। यही एनाएरोबिक रेस्पिरेशन अगर एनिमल में हो रहा है, हम लोग में हो रही है, जानवर में हो रही है, तो 2 ATP के साथ वहां पे लैक्टिक एसिड भी बन जाएगी। तो वो एक अलग उत्पाद है, बाई प्रोडक्ट है, इथाइल अल्कोहल, लैक्टिक एसिड। बट एनर्जी की बात करें तो 2 ATP आपको नेट गेन होता है, 2 ATP आपको मिलता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। अब आते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एरोबिक हम लोग पढ़ेंगे, बस आपको बेसिक डेफिनेशन तक समझा रहा हूं, बाकी एक चार्ट भी बनाऊंगा, आपको समझाऊंगा। कोई चीज ऐसा नहीं होगा, 9th-10th लेवल के बुक्स में भी चार्ट जो दिए गए हैं उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, और उसमें कुछ एडिशन भी करूंगा जो आपके एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपीएससी हो। और ये काम है रेस्पिरेशन, प्लांट्स रेस्पिरेशन करती हैं, तो ये आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी में हेल्प करने वाला है। कब, NPP पढ़ेंगे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। कोई लोग होंगे जो पढ़ के बैठे होंगे रेस्पिरेशन वगैरह, वहां पे भी, कहां पे, प्लांट्स के अंदर। कब, जब आप पढ़ रहे होंगे इन्वायरमेंट इकोलॉजी, तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी में आपने देखा होगा वहां भी रेस्पिरेशन को कैलकुलेट करते हैं। NPP, GPP कुछ सुना है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, वहां पे रेस्पिरेशन की बात आती है, कुछ कैलकुलेशन में बात आती है रेस्पिरेशन की। अगर पढ़े होंगे तो, नहीं पढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा, बट रेस्पिरेशन का वहां जिक्र होगा इन्वायरमेंट इकोलॉजी में, NPP कैलकुलेट करने में, GPP कैलकुलेट करने में, ठीक है ना। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब एरोबिक की बात करते हैं, मेन तो यही पढ़ेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। ये कहां होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया में। मैंने पहले बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में, मेन माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन के लिए जाना जाता है, वो भी एरोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। बट ये रेस्पिरेशन कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा और माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, जो अभी डायग्राम बना भी दूंगा आपको। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, आपको ध्यान रखना है। और एनएरोबिक होगा तो जाहिर सी बात है वो साइटोप्लाज्म में होगा। एनएरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होगा, जो मैंने आपको बताया। जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो साइटोप्लाज्म में रिएक्शन हो जाएगा। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन है आपके पास, तो वो रिएक्शन फिर रेस्पिरेशन की माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रही है तो एरोबिक रेस्पिरेशन है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। याद होगा कुछ क्रेब्स साइकिल वगैरह कुछ तो याद होगा, मैंने पढ़ाया था आपको। इट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे कितना एटीपी बनता है? देयर इज ए नेट गेन ऑफ, यहां पे कितना एटीपी मिलेगा? देयर इज ए नेट गेन ऑफ, नेट गेन ऑफ। यहां पे जो ये अभी मैं बताने वाला हूं, ये क्वेश्चन अभी एमपीपीएससी फॉरेस्ट में भी आया है, एमपीपीएससी फॉरेस्ट में और डिफरेंट एग्जाम में पूछा हुआ है। कितनी एटीपी मिलती है एरोबिक रेस्पिरेशन में, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? लगभग 36 से 38 एटीपी के आसपास हमें यहां पे मिलता है। काफी ऊर्जा मिल रही है। एन एरोबिक में 2 एटीपी था, यहां पे 36 से 38 एटीपी मिलता है, 36 टू 38 एटीपी। और साथ में जानती है कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा, मैं तो पहले से ही बोलता आ रहा हूं, एनर्जी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड ही बनता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड आप एक्सेल आउट कर देते हैं बाहर की ओर, सांस छोड़ देते हैं, ठीक है ना, CO2 का। तो ये हो गया आपका एरोबिक एनारोबिक के बारे में, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीजें यहां पे बताता हूं कि एरोबिक रेस्पिरेशन को पढ़ना है तो कहां होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है। और ये आपको मैं समझा रहा हूं सेल्स को ड्रॉ करके, इसको नोट कर लीजिए। और कैसे देखिए, ग्लूकोज याद है, ग्लूकोज डाइजेशन के बाद ग्लूकोज बना था, ग्लूकोज ब्लड में गया, एब्जॉर्ब हुआ, और ब्लड के माध्यम से ग्लूकोज कहां पहुंचा था? सेल में। फिर सेल ने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज को तोड़ा एंजाइम की सहायता से, और फिर ग्लूकोज टूट के ये एटीपी एनर्जी दिख रहा है बना था। और साथ में CO2 भी बनता है, जो आप बाद में छोड़ देते हो बाहर, जो मैंने शुरुआत में एक पूरा चार्ट से बताया आपको, ठीक है ना। पूरा सीरीज में मैंने आपको समझाया शुरुआत में ही रेस्पिरेशन क्या है। इट इज ए ओवरऑल प्रोसेस, इट इज ए कंप्लीट प्रोसेस पूरा, ठीक है ना। अब देखिए, इसमें मैं आपको बता रहा हूं सेल के द्वारा। तो देखिए सेल तक कैसे पहुंचता है आपका ग्लूकोज। जो ग्लूकोज ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया था उसी को तोड़ रहा है ना। तो देखिए ग्लूकोज आपका ये सेल हो गया, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। और ये क्या होगा? न्यूक्लियस बीच में होगा, पोरस न्यूक्लियस होता है ना, मैंने बताया था, सेल वगैरह पूरा पढ़ा दिया आपको, जाके देख सकते हैं। बीच में जानते हैं क्रोमोसोम वगैरह होगा और न्यूक्लियोलस होगा, केंद्रिका होगी, उससे मतलब नहीं है, मैंने सब कुछ पढ़ा दिया आपको। अब मैं आपको बताता हूं कि ये क्या है, बीच में द्रव एक है, सेल का द्रव्य है, ये कोशिका द्रव्य बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस समझ रहे हैं कि कैसे जब एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक वायवीय श्वसन, तो क्या होता है। सेल्स आपको मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और ड्रॉ कर देता हूं यहां पे, जो मुझे जरूरत पड़ेगी। वायवीय श्वसन है तो श्वसन कहां होगी? एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, बताया मैंने। तो माइटोकॉन्ड्रिया ड्रॉ कर लेते हैं सेल के अंदर, जो कि साइटोप्लाज्म में तैरते रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया ड्रॉ कर देता हूं, सिंपल। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना है तो लेक्चर सेल का देख लेंगे, मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। अब याद हो रहा होगा जितना मैंने लोगों को पढ़ाया है, ये क्यों बना रहा हूं मैं ऐसा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर फोल्डिंग्स होते हैं, जिसको हम लोग क्रिस्टे के नाम से जानते हैं, आप सब समझ चुके हैं, ठीक है ना। और बीच में इसके अंदर में मैट्रिक्स भरा होता है, मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसके अंदर में एंजाइम भरे पड़े हैं, है ना, एंजाइम इसके अंदर में भरे रहते हैं मैट्रिक्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब देखिए ग्लूकोज आपका, याद कीजिए, कार्बोहाइड्रेट को आपने पचाया, एंड प्रोडक्ट कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज बना। वो ग्लूकोज को उठा लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे, वो ग्लूकोज ब्लड से होते हुए आपको कहां आ रहा है? सेल के अंदर आ रहा है, बताया था मैंने, सेल के अंदर पहुंचा, और तब जाके रेस्पिरेशन होगा। कल ही मैंने बताया था, आज भी मैंने बताया, ग्लूकोज सेल के पास पहुंचा और तब जाके रेस्पिरेशन की शुरुआत होती है, वही होने वाली है। अब देखिए ग्लूकोज आ चुका है, यस। अब ग्लूकोज जो आया, ठीक है ना, यहां से मैं इसको ऐसे दिखाता हूं, ये आया ग्लूकोज, यहां पे ग्लूकोज। अब इस पे चर्चा होगी, सेल के अंदर तो ग्लूकोज आ चुका है, सेल के अंदर ग्लूकोज आ गया, घुस गया अंदर की ओर, ठीक है। अब मैं बताता हूं कि सेल के अंदर ग्लूकोज आया, अब हल्की सी प्रोसेस बताता हूं क्या होता है, बाकी तो आप समझ चुके हैं, साइटोप्लाज्म ये है, ठीक है ना, साइटोप्लाज्म। यहां पे ग्लूकोज का होगा साइटोप्लाज्म के अंदर एक रिएक्शन, जिसको बोल देंगे, इस रिएक्शन को बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस।
मतलब ग्लूकोज का टूटना, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज का टूटना कहां रिएक्शन हो रहा है? ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है। समझ में आया? और रिएक्शन की डिटेल में नहीं जाते हैं, बट ग्लाइकोलाइसिस आपका यहां हो रहा है साइटोप्लाज्म में। जैसे ग्लाइकोलाइसिस होगा तो ग्लूकोज में कितने कार्बन होता है? C6H12O6, 6 कार्बन। जब ये टूटा ग्लाइकोलाइसिस के माध्यम से, लाइसिस मतलब टूटना, ग्लूकोज टूट चुका है, साइटोप्लाज्म में रिएक्शन हो रही है, यहां पे बनेगा हमारे पास पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड, पीए बोलते हैं, पीए, पायरुविक एसिड, ये बना पायरुविक एसिड। अब पायरुविक एसिड की बात करें तो पायरुविक एसिड में कितना कार्बन होता है? कितना? तो इसमें 3 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड में क्या बनता है? 3 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल बनता है। तभी तो 3 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल, यानी कि 6 कार्बन हो जाएंगे। तो टूट के 3 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल बने हैं पायरुविक एसिड का। अब ये पायरुविक एसिड या तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और नहीं तो साइटोप्लाज्म में ही इसका रिएक्शन होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में कब जाएगा? आप सोचिए, अभी तक मैंने बता दिया आपको माइटोकॉन्ड्रिया में कब जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में तब जाएगा जब आपके पास ऑक्सीजन है। तो ये मिटा दो, मैं ये मिटा दो। पायरुविक एसिड 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन का कंपाउंड है, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं इस दौरान पायरुविक एसिड के। अब देखिए, ऑक्सीजन अगर आपके पास है, यानी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का प्रेजेंस है, तो रेस्पिरेशन एरोबिक होगा, और एरोबिक होगा तो वो रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंट्री मार लेगा। ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंट्री मारेगा और यहां पे फिर क्रेब्स साइकिल चलेगी और यहीं पे फिर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा और इससे 36 से 38 एटीपी बनेगा एरोबिक रेस्पिरेशन में। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, तो पायरुविक एसिड जो है ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही, अगर ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन डेफिशिएंट है, तो साइटोप्लाज्म में ही पायरुविक एसिड का एनएरोबिक रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में भाग लेगा। ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा जो कि साइटोप्लाज्म में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगा। पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म में ही जाएगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म में जाएगा और यहां पे हो जाएगा साइटोप्लाज्म में, ये लिख दिया मैं। पायरुविक एसिड कहां पे? साइटोप्लाज्म में ही है, ठीक है ना, और यहां पे इसका रिएक्शन हो रहा है साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में रिएक्शन होगा, यहां पे ये टूटेंगे और यहां पे क्या बनेगा? 2 एटीपी बनेगा, क्योंकि एनएरोबिक है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है। 2 एटीपी बनेगा, मैंने आपको बता दिया है। प्लांट में भी 2 एटीपी, एनिमल में भी 2 एटीपी ही बनता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये साइटोप्लाज्म में ही होगा। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो साइटोप्लाज्म में ही होगा। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको ऐसे कर दूं, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसको ऐसे कर दूं। दैट इज द प्रोसेस जो रेस्पिरेशन का होता है। ग्लूकोज कैसे एंट्री मारा, कैसे वो टूटा, ग्लाइकोलाइसिस के माध्यम से साइटोप्लाज्म में पायरुविक एसिड बना। पायरुविक एसिड ऑक्सीजन होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में घुस जाएगा, ऑक्सीजन नहीं होगा तो वो पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म में ही टूटेगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा और 2 एटीपी बनेंगे। ये था आपका बेसिक। समझ में आया? समझ में आया तो बताइए। ठीक है, तो ये बताइए, मतलब कि कमेंट में बताइए, कमेंट में बताना होगा आपको। ये जो मैं आपको समझाया हूं ना, कमेंट में बताइए क्या है। अब मैं इसको खोल के समझा देता हूं आपको। अभी तक सेल मैंने ड्रॉ करके समझाया, अब मैं इसको खोल के एक चार्ट में, ब्लॉक डायग्राम में समझा देता हूं। ठीक है, कि क्या हुआ इसी चीज को ब्लॉक डायग्राम में, ताकि पूरा मैं एरोबिक एनारोबिक पूरा आपको बता दूं। ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर मैं छोटा लेक्चर रखूं आपके लिए तो ज्यादा अच्छा होगा। यहां तक अगर समझ चुके हैं तो मैं आपको अगले लेक्चर में कोशिश कर रहा हूं कि अगले लेक्चर में आपको मैं ग्लाइकोलिसिस के बारे में ये सारी चीजें समझाऊंगा कि कैसे ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल आपके पास है, ग्लूकोज 6H12O6, ग्लूकोज कैसे ये टूटता है और ये टूटेगा। चलो इतना मैं बता ही देता हूं, ये टूट रहा है, कहां टूटेगा? साइटोप्लाज्म में। क्या होगा? ये प्रोसेस का नाम ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज का टूटना, ग्लाइकोलाइसिस। क्यों साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है? ग्लाइकोलाइसिस कहां हो रहा है पहले ये भी लिख लो। ग्लाइकोलाइसिस मैंने बताया आपको साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में। क्यों कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है? क्योंकि जितने भी रिक्वायर्ड एंजाइम, जितने भी जरूरत के एंजाइम चाहिए ग्लाइकोलाइसिस के लिए, सारे साइटोप्लाज्म में उपलब्ध हैं। तो सारे एंजाइम साइटोप्लाज्म में है ग्लाइकोलिसिस वाले, इसलिए साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ऑल रिक्वायर्ड एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, उससे ग्लाइकोलिसिस हो जाएगा।
अब ये ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या होगा, क्या बनेगा जल्दी बताइए? पायरुविक एसिड, जो कि 3 कार्बन का होगा और 2 मॉलिक्यूल बनेंगे पायरुविक एसिड के। 3 कार्बन के मॉलिक्यूल है, ये कंपाउंड है पायरुविक एसिड, 3 कार्बन का कंपाउंड है और 2 मॉलिक्यूल इसके बनेंगे। ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड है, C6H12 लिखा हुआ ना, C6, ठीक है, पायरुविक एसिड बना। अब मैं आपको बताता हूं कि जो ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस ये कॉमन पाथवे है, ये जो है कॉमन है, ध्यान सुनेंगे, कॉमन पाथवे है ये, इट इज ए कॉमन पाथवे। कॉमन पाथवे है किसके लिए? प्लांट के लिए भी, प्लांट में भी और एनिमल में भी, दोनों में ये कॉमन है। ग्लाइकोलिसिस इज ए कॉमन पाथवे प्लांट एनिमल में, ठीक है। और ये प्लांट एनिमल में बताऊं आपको, तो इसमें भी आपको ये जानना है कि प्लांट एनिमल में भी कब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है या ऑक्सीजन के एब्सेंस में है, या एरोबिक है या एनएरोबिक है। प्लांट में एनिमल में दोनों की बात कर रहा हूं, एरोबिक हो या एनएरोबिक हो रेस्पिरेशन, ठीक है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो या एनएरोबिक हो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो, प्लांट और एनिमल में दोनों में ये प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस का कॉमन है। चाहे वो रेस्पिरेशन एरोबिक हो चाहे एनएरोबिक हो, चाहे वो प्लांट में हो रहा है चाहे एनिमल में हो रहा है, कोई मैटर नहीं करता है, ये कॉमन पाथवे है, ये सब में बराबर है। अब समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पायरुविक एसिड की बात कर ली, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, ऑक्सीजन आपके पास है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन अगर होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन अगर होगा, तो बताइए ये कहां जाएगा? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड फिर कहां जाएगा? एरोबिक रेस्पिरेशन में कहां जाएगा? ये जल्दी बताइए। ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अभी मैंने समझाया भी था डायग्राम बना के सेल का, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चलेगा, कौन सी चक्र चलेगी वो भी समझ लो। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जैसे ये गया पायरुविक एसिड, तो वहां पे एक चक्र चलेगी, क्रेब्स साइकिल, बताया था मैंने, क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल चलेगी। क्रेब्स साइकिल को हम लोग ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं, TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं, बस इतना आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, बट क्रेब्स साइकिल ज्यादा फेमस है, साइंटिस्ट का नाम है हैंस एंड क्रेब, उनके नाम से ये पड़ा है। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया में कहा? मैट्रिक्स वाला रीजन, मैंने बताया था मैट्रिक्स, क्यों? इसी में सारे एंजाइम्स भरे होते हैं क्रेब्स साइकिल के, मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। मैट्रिक्स एक द्रव्य पदार्थ है, माइटोकॉन्ड्रिया में लिक्विड पार्ट है, ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर भरा हुआ है। अब मैं आपको बताऊं, क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स में चल रहा है, उसके बाद इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन जिसकी फोल्डिंग हुई हुई है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा। यहां पे इलेक्ट्रॉन, यहां पे लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी, ट्रांसपोर्ट चेन। देखिए कितना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मैं आपको लाइट मूड में बता रहा हूं क्योंकि ये रिएक्शन बहुत डिटेल में पढ़नी रहती है। ये साइकिल है, जहां से शुरुआत होगी वहां कंप्लीट होगी, ये साइकिल है, बट लाइट वे में समझा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। आप एग्जाम के पेपर देखिए खोल के, तब आपको आइडिया लगेगा किसी भी एग्जाम का। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहां चलेगी? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में, अंदर की झिल्ली में, ठीक है। उसके बाद यहां पे ये जब हो जाएगी, उसके बाद होगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये प्रोसेस होगी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये एक प्रोसेस होगी। ये वो प्रोसेस है जहां पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के द्वारा हमारा एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का जो निर्माण होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन है तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और उससे जो एटीपी बनता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन मतलब कि फॉस्फेट जुड़ रही हैं, तो वहां पे एटीपी बन रहा है, कहीं ना कहीं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन रहा है, तो ये आपका एटीपी बन जाएगा। और यही आप जानते भी हैं, एटीपी बनेगा। कितना एटीपी बनेगा एरोबिक रेस्पिरेशन में? कितना? 36 से 38 एटीपी। तो 36 से 38 एटीपी बनता है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड ही बनता है 6CO2। कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगी रेस्पिरेशन में, मैंने बताया पहले ही बताया मैंने। तो 6CO2 के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड बन जाते हैं, ठीक है, 6CO2। ये है अंततः प्रोसेस पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन का, जो माइटोकॉन्ड्रिया से होते हुए निकला है। बट ग्लाइकोलिसिस कॉमन पाथवे है, चाहे एरोबिक हो चाहे एनएरोबिक हो, प्लांट एनिमल में कॉमन है ये ग्लाइकोलिसिस, जो कि साइटोप्लाज्म में होता है, ग्लूकोज का टूटना।
अब मैं आपको बताता हूं, अगर ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, ये एरोबिक हुआ तो ये सारा प्रोसेस हुआ। अगर एनएरोबिक हो जाए तो मैंने बताया आपको, अगर प्लांट में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा या एनिमल में होगा, बनेगा 2 एटीपी। एनएरोबिक में 2 एटीपी ही बनता है। कहां, यहां बन रहा है 36 से 38 एटीपी। सोचो कितनी एनर्जी बन रही है जब एरोबिक हो रही है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। बट एनएरोबिक रेस्पिरेशन जब होता है तो एनएरोबिक कहां होता है, साइटोप्लाज्म में। अभी मैंने बताया था पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा ही नहीं, साइटोप्लाज्म में ही उसका ऑक्सीडेशन होगा और वहां पे 2 एटीपी बनेगा। लेकिन अगर प्लांट में बात करूं तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में 2 एटीपी बनेगा, लेकिन साथ में इथाइल अल्कोहल भी बनता है, इथेनॉल भी बनता है। ये अल्कोहल वहां बनता है जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा प्लांट में। और एनिमल में अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन हुआ तो 2 एटीपी तो बनेगा ही बनेगा, साथ में लैक्टिक एसिड बनता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, अब ये लैक्टिक एसिड का क्या रोल है हमारे बॉडी में, इथाइल अल्कोहल का क्या रोल है प्लांट्स में, समझा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। दैट इज ऑल अबाउट रेस्पिरेशन। एरोबिक पढ़ लिया आपने, एनएरोबिक अगर प्लांट में हो रहा है और एनिमल में हो रहा है तो क्या अंतर है, 2 एटीपी प्लस इथाइल अल्कोहल प्लांट में, 2 एटीपी प्लस लैक्टिक एसिड एनिमल में बनेगा। और बाकी एरोबिक में 36 से 38 एटीपी प्लस 6 CO2 के आसपास रिलीज होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। और ये एमपीपीएससी फॉरेस्ट में भी इस बार आया है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कितना एटीपी बनता है, इतना बनता है। आप पेपर देख लीजिए, किसी भी एग्जाम का पेपर देख लीजिए आप, क्वेश्चन ये आए हुए हैं। तो ये आज था रेस्पिरेशन के बारे में। लंग्स अभी ड्रॉ करना है, लंग्स में ड्रॉ करूंगा। लंग्स की चेंबर, लेफ्ट लंग, राइट लंग, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमेन क्या होता है, डायफ्राम क्या होती है, इसकी बात मैं करूंगा। मीडिया स्टीनम क्या है, हार्ट किस पोजीशन पे पाया जाता है, उस लोकेशन का नाम क्या है, मीडिया स्टीनम। हार्ट की बात कर रहा हूं, हृदय की, ये बात करनी है। बट रेस्पिरेशन आप समझ गए, और रेस्पिरेशन में ये सारी चीजें हैं। अब मैं फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन आपको बताऊंगा कि रेस्पिरेशन में 4 स्टेप नॉर्मली होते हैं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं, 4 स्टेप होते हैं, ध्यान रखना है रेस्पिरेशन के अंदर। पहला स्टेप ब्रीदिंग, पहला ब्रीदिंग है, वही सांस लेना और सांस छोड़ना, पहला ब्रीदिंग। यही तो बोल रहा हूं उस समय से, रेस्पिरेशन का एक पार्ट है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग रेस्पिरेशन एक नहीं है, रेस्पिरेशन इज ए कंप्लीट प्रोसेस, ब्रीदिंग उसका एक पार्ट है। तो पहला स्टेप ब्रीदिंग का, दूसरा स्टेप एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, तीसरा इंटरनल रेस्पिरेशन, और चौथा सेलुलर रेस्पिरेशन बोल दो, टिश्यू रेस्पिरेशन बोल दो। ये 4 स्टेप है, ध्यान रखिएगा 4 स्टेप। आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से 4 स्टेप है रेस्पिरेशन का। तो फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन इन 4 स्टेप्स, ब्रीदिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन या टिश्यू रेस्पिरेशन। दैट इज द फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, 4 स्टेप में होता है। तो इसीलिए आप समझ गए कि रेस्पिरेशन का एक पार्ट है ब्रीदिंग। इट इज नॉट ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन की आप सेम समझ ले, ऐसा कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, उससे पहले ब्रीदिंग समझ लेंगे, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन क्या होती है, एक्सपायरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन समझ लेंगे, और सेलुलर रेस्पिरेशन जो लास्ट का मैंने बताया आपको, वो तो मैंने आपको पढ़ा दिया ऑलरेडी, लास्ट स्टेप हमने पढ़ लिया। सेलुलर रेस्पिरेशन जो लास्ट स्टेप है, या टिश्यू रेस्पिरेशन, वो तो हमने पढ़ लिया। सेल के अंदर कैसे माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, तो ये हो रहा है। अगर एनएरोबिक होगा तो सेल के अंदर में साइटोप्लाज्म में ही सारा रिएक्शन होने वाला है, 2 एटीपी बनेगा, बाकी इथाइल अल्कोहल हो या लैक्टिक एसिड हो प्लांट एनिमल में। तो आपने चौथा स्टेप तो रेस्पिरेशन का पढ़ लिया, ये चौथा स्टेप है रेस्पिरेशन का, जो मेन स्टेप है रेस्पिरेशन का। एरोबिक रेस्पिरेशन जो आपने सुना कहां हो रहा है, सेल के अंदर। सेलुलर रेस्पिरेशन जो मैंने आपको पढ़ाया, सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन हुआ, वो एरोबिक भी हो सकता है, एनएरोबिक भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? रेस्पिरेशन का 4 स्टेप, ब्रीदिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन या टिश्यू रेस्पिरेशन। ये सेलुलर रेस्पिरेशन जो कोशिका के अंदर होता है, ये एरोबिक भी हो सकता है, एनएरोबिक भी हो सकता है, जो आपने पढ़ लिया, सेल के अंदर ही तो पढ़े हो ना, एरोबिक एनएरोबिक। ये तो चौथा स्टेप आपने पढ़ लिया, बचा शुरुआत का ब्रीदिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन। बाकी चौथा स्टेप आपने पढ़ चुके हो, सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल के अंदर। ये एरोबिक भी हो सकता है तो 2 एटीपी बनेगा, एनएरोबिक होगा, सॉरी एरोबिक होगा तो ये 36 से 38 एटीपी बन जाएगा। एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो साइटोप्लाज्म में होगा, ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है तो 2 एटीपी बन जाएगा। ये था प्रोसेस पूरा। ये हम लोग कल पढ़ेंगे, तुरंत लंग्स की ड्राइंग करेंगे, लंग्स के बारे में जानेंगे, लंग्स में क्या क्या होता है, पेल्विक कैविटी क्या होती है, एल्विलाई क्या होता है, ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, ब्रोंकाई क्या होती है, ट्रैकिया विंड पाइप क्या होता है, ग्लॉटिस क्या होती है, इपीग्लॉटिस क्या होते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या होते हैं, ये प्लूरल सैक क्या होती है, इनकी बात करेंगे। और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेटरी सेंटर क्या होते हैं, कि मछली गिल्स के थ्रू लेती है रेस्पिरेशन, तो उसको क्या बोलते हैं,
स्पाइडर और स्कॉर्पियन, बिच्छू वगैरह कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं। इंसेक्ट्स कैसे करते हैं, उसको क्या बोलते हैं। एनालिट्स जो होते हैं वो कैसे करते हैं, उनको क्या बोलते हैं। या प्रोटोजोआ की बात कर लो, अमीबा कैसे रेस्पिरेशन करता है, वो भी तो रेस्पिरेशन करता होगा ना, कैसे करता है, उसकी भी बात आपसे कर लूंगा। रेस्पिरेटरी सेंटर और उस ऑर्गेनिज्म का रेस्पिरेटरी सेंटर क्या है उसकी बात करेंगे। तो ऑर्गेनिज्म, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे हमारा लंग्स, हम एक ऑर्गेनिज्म है, हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर क्या है, लंग्स। हम लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग को पढ़नी है नेक्स्ट क्लास में। बाकी बेसिक आपने समझ लिया, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। अगर आपको चीजें समझ में आई है जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है ना। आपका ये एक्सप्रेशन का राइट है, प्लीज कमेंट करेंगे। और जो भी अगर आपको डाउट हो पूछ सकते हैं, इनफैक्ट डाउट नहीं होगा, अगला लेक्चर आएगा जो चीजें मैंने आपको बताया है उसको कंटिन्यू कर दूंगा। और कल शायद लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, रेस्पिरेशन में। उसके बाद तुरंत कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट की जानकारी लेंगे, हृदय के बारे में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।